विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। अच्छा, ध्यान देने के बात आ रहा है ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। तो अगर देखिएगा बड़ा गौर के साथ तो यहाँ नजर आ रहा है रटना बिल्कुल मना है। ये बात ध्यान दीजिए। नहीं भी बोले विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दे। अच्छा मुद्दा और अच्छा बात ध्यान दीजिए। क्या लिखना है? रटना बिल्कुल मना है। और ये क्या लिखा हुआ है? सीरीज 4 आए। अब बोलिएगा सर ये डायरेक्ट सीरीज 4 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे सीरीज 4 लिखा हुआ है तो सीरीज 1 2 3 अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो सीरीज 4 से मिलेंगे ना। इसको बोलेंगे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो सीरीज 4 को देखेंगे और सीरीज को जब 4 को देखेंगे तो रटना बिल्कुल मना है। आप स्टार्टिंग का 5 मिनट आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद महसूस होगा बंद कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो और आगे तक देखते रहिएगा, लेकिन 5 मिनट स्टार्टिंग का प्रारंभ का जरूर देखिए। ये जो है हर टाइप से अलग ढंग से ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं आगे मुद्दा क्या है। देखो मुद्दा यही है कि रटना बिल्कुल मना है जी। अब बोलिएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो बोलेंगे इसको चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। बोलेगा सर इसको आप चाहने के लिए बोल रहे हैं। हम कल चाहने के लिए ना बोल रहे हैं, मुद्दे आया था कि रटना मना है तो इसलिए बोल रहे हैं। 1 से 5 अर्थात 5 प्रश्न क्लियर बिना रटे हुए इस कंसेप्ट को देखने के बाद विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। इस पे ध्यान दीजिए और 5 प्रश्न को ले जाइए। बोलिएगा ऐसा न बात है? हम बोलेंगे हाँ। देखिए सवाल है परमाणु का, और ये जो आपको दिख रहा है वो परमाणु की संरचना है, और ये जो है परमाणु का कक्ष है, और इस कक्ष में कौन मौजूद है? इस कक्ष में मौजूद है इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें आपको चिला एकदम इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है, याद रखना। किसी भी परमाणु का हाल क्या है? बोलेगा क्या हाल होता है परमाणु का? तो परमाणु बोलेगा हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, और तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। अर्थात परमाणु के पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब हुआ किसी भी परमाणु जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और सबसे सुंदर बात, सबसे मुद्दा वाला बात यह है कि किसी परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होता है? बराबर। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। ध्यान देने योग्य बात है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -C और प्रोटॉन पर आवेश होता है +C। अब यहाँ क्या मुद्दा आया? मुद्दा यहाँ ये आया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना ही एक प्रोटॉन पर आवेश है। फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का प्रकृति है वो ऋणात्मक है, और प्रोटॉन पर जो आवेश का प्रकृति है वो धनात्मक है। आवेश का नेचर इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक और प्रोटॉन पे धनात्मक। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कुल आवेश परमाणु का कुल आवेश 0 होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है। तो जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, और रिजल्ट ये निकलेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर है। तो परमाणु उदासीन क्यों हुआ? नेट आवेश परमाणु का 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर है। याद
रखना, अगर ध्यान देना है कि अगर कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनावेश आएगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या आएगा? धनावेश आएगा। और इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करेगा तो क्या आएगा? ऋणावेश। ये दोनों बात को बोलिएगा, तुमको ना भूल पाएंगे कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनावेश आएगा और ग्रहण करेगा तो ऋणावेश आएगा। एक काम कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो को रोक लीजिए, रोक के मने मने गुनगुनाइए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ही, प्रोटॉन पर आवेश प्लस ही होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण कोई भी परमाणु उदासीन अर्थात उस पर नेट आवेश 0 होता है। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर धनावेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आएगा। इतना बात एकदम जल्दी जल्दी मन में रिपीट कर लीजिए। उसके बाद ये 5 प्रश्न आपके हाथ में है, केवल देखिए। करा निम्न में एकदम मन अस्थिर करके अस्थिर करके अस्थिर करके कहता है निम्न में कौन परमाणु के संबंध में सत्य कथन है? कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आपस बराबर होता है। बोलेंगे यस राजा, अर्थात ये बात तो सही है, हर बात है वहीं पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सही होता है। बोलेगा ये राइट नंबर लगा है सर। परमाणु के साथ कहता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और एक प्रोटॉन पर धनावेश की मात्रा समान होती है। बोलेगा ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस सी और प्रोटॉन पर प्लस सी। बोलेगा ये भी राइट नंबर है सर। अब बोलिएगा सर तीसरा ऑप्शन है परमाणु का कुल धनावेश की मात्रा और कुल ऋणावेश की मात्रा समान होता है, यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। बोलेगा सर ये भी राइट नंबर है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया है कि परमाणु में कौन कुल आवेश 0 होता है, क्योंकि धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा आपस में क्या होती है? बराबर। अर्थात इसका आंसर उपरोक्त सभी अर्थात परमाणु के संबंध में A to Z अर्थात A, B और C तीनों के तीनों क्या है? सही है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर आएगा D। अब इतना से भी मजा नहीं आएगा तो फिर आगे मजा ले रहे हैं। बोलेगा सोडियम परमाणु का आवेश है। अभी अभी मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि किसी परमाणु का नेट आवेश 0 होता है, परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है। बोलेगा सोडियम परमाणु का कुल आवेश क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या विशेष जानकारी के लिए सुन लो, परमाणु संख्या के बराबर होता है। सोडियम का परमाणु संख्या अगर 11 है ना, इसका मतलब हुआ कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, तो 11 - 11 समझ में आ गया होगा। आया तो अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा। फिर से देखो, बोलेगा क्लोरीन परमाणु का नेट आवेश 0। कोई परमाणु रहे होकर नेट आवेश क्या होगा? 0। घबराना मने तीसरा के बाद है ना, देखो चौथा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बता दिए होंगे धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है क्या होता है? ऋणावेश। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्या महसूस हुआ? 5 तक आप 4 तक सॉरी प्रश्न संख्या 5 तक कमेंट बॉक्स में जाकर टिका दीजिए कि गुरुजी ऐसा लग लो मस्त मस्त लगाने कहता है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। एकदम चीज़ नहीं चीज़ोर है, समझो। अब बोलेंगे इधर जानम समझा करो। अब इसको देखते हैं, देख रहा है, इसको बोलेंगे तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे ना कि नहीं भी समझ में आएगा तो तुमको हम समझा देंगे। बोलेगा सर आप इसको इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? हम बोलेंगे पगला है का हो, अगलेट पगलेट ढक पलेट हाजी दूल्हा सॉरी दूल्हा ने लड़का। बोलेगा अगलेट पगलेट ढक पलेट है। इसको देखने का मतलब है कि प्रश्न संख्या 6 से 11 तक आपको रटना मना है। एक बात प्यार से बोले, बात बहुत गंभीर है। बोलेगा क्या गंभीर है सर? दुनिया में सबको अगर भगवान या ऊपर वाला सबको अगर बराबर कुछ दिया है तो वो है वक्त। सबको बराबर मिलता है वक्त। इसी में आप हीरा बनिएगा या खीरा बनिएगा या जलजीरा बनिएगा या कोयला बनिएगा, ये आप पे निर्भर है। यहाँ बैठे वाला हंसना नहीं, हम डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, समय बराबर मिला है
इसको गुजारना है या गुजारना है ये तुम पे निर्भर करता है। इसको देखेंगे बड़ा गौर के साथ, क्योंकि तू आंसर देगा किसी और के साथ। ये किसके साथ आंसर देगा? 6 से 11 कंप्लीट, 6 से 11 तक क्लियर। लेकिन अब थोड़ा गौर से देखो, देखो किसका नाम बोलेंगे? तुम्हारा नाम है जानू वस्तु। अब वस्तु को होना है आवेशित। अगर वस्तु को आवेशित होना है तो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। याद रखना, अगर वस्तु को आवेशित होना है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बोलेगा आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग, अगर त्याग होगा तो धनावेश, ग्रहण होगा तो ऋणावेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है। अरे जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो द्रव्यमान का भी त्याग हो जाएगा, अर्थात द्रव्यमान के कमी हो जाएगा। धनावेश होगा ना तो द्रव्यमान के कमी होगा। जैसे हम अगर माना कि मेरे पास सर है, हाथ है, पैर है, अगर हमको हाथ हटा दीजिएगा तो मेरा द्रव्यमान में कमी होगा ना। वो त्याग कर दिए हम हाथ के, तो पता चला अभी 60 kg थे तो फिर 58 kg नजर आएंगे। सेम चीज़ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा धनावेश आएगा, द्रव्यमान में कमी। वह ऋणावेश आएगा तो ऋणावेश आएगा कब? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तब, तो द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि। अब यहाँ से 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बोलेगा क्या आएगा गुरु? बोलेगा अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कोई पदार्थ धनावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होगा, ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान में वृद्धि। याद करे लायक पॉइंट हो, बता रहे हैं। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो द्रव्यमान में क्या होगा? कमी। ऋणावेशित है तो द्रव्यमान में वृद्धि। केवल आवेशित है, इसका मतलब वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो। फिर से, आवेशित आएगा तो द्रव्यमान में वृद्धि या कमी, धनावेशित कमी, ऋणावेशित वृद्धि। बोलो, इलेक्ट्रॉन के साथ जो जुड़ा होता है ना आवेश, उसे ऋणावेश कहते हैं, और जो प्रोटॉन के साथ जुड़ा होता है आवेश, उसे क्या कहते हैं? धनावेश। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के साथ जो जुड़ा आवेश है उसे क्या कहेंगे? ऋणावेश। और प्रोटॉन के साथ जो आवेश जुड़ेगा ना उसे धनावेश कहेंगे। मन स्थिर करके धीरे धीरे गुनगुनाओ 30 सेकंड के अंदर कि अगर कोई वस्तु आवेशित है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान में कमी भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है। कमी क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। वृद्धि क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी आवेशित होगा। अगर धनावेशित है तो द्रव्यमान में कमी होगा, ऋणावेशित है तो वृद्धि होगा, केवल आवेशित है तो वृद्धि या कमी दोनों होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के साथ जो आवेश जुड़ा है वो ऋणावेश होगा, और प्रोटॉन के साथ जो आवेश जुड़ा है वो धनावेश होगा। अब 6 से 11 दिख गलो। जब वस्तु आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? आवेशित, कम भी सकता है और बढ़ भी सकता है। देखिए ना, अरे आपको परेशानी होगा, वीडियो रोक के देखिएगा। देखो ना, वस्तु धनावेशित है तो इसके द्रव्यमान में अंशतः क्या आएगा? कमी। और देखो 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 ना, वस्तु ऋणावेशित है तो इसके द्रव्यमान में अंशतः क्या हो जाएगा? वृद्धि। कोई गलती नहीं कर रहा है, कर रहा है। वस्तु को आवेशित होने पर द्रव्यमान प्रभावित होता है। क्यों द्रव्यमान प्रभावित होता है? क्योंकि आता जाता कौन है? त्याग ग्रहण किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो वही इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, तो वह कर रहा है इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण द्वारा आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमानहीन कण है। तो बोलेगा गलत बात। आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण होना जरूरी है, लेकिन यह द्रव्यमानहीन नहीं है। आगे कह रहा है वस्तु को आवेशित होने से इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण से कोई संबंध नहीं है। यह मुँह झौसा गलती बोल रहा है, क्योंकि बिना त्याग और ग्रहण के आवेश नहीं आएगा। आवेश आने के लिए कौन जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होना, और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान रहेगा। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के द्वारा वस्तु आवेशित होता है। तो सही बात है, एजा तक यहो मुँह झौसा सही बोला था। आगे देखिए झौसा रहा है, एवं इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, अर्थात ये वाला बात कौची है? सही है। एकरा में एजा से क्या हो गया था? गलती हो गया था। यहाँ तक ये भी क्या था? सही, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सी। अब 9 के बाद 10। बोलो, एक प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ आवेश को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटॉन के साथ धनावेश। अरे प्रोटॉन के साथ जो आवेश जुड़ा रहता है धनावेश। इधर देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ आवेश को किस नाम से जाना जाता है? ऋणावेश।
अच्छा 11 तक तो पहुंच गए ना भैया, 6 से 11। अब एकदम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लीजिए, ब्रेकअप नहीं कीजिए, ब्रेक लीजिए। और ब्रेक लेके क्या करना है, सोचना है कि 6 से 11 तक में 6 गो प्रश्न बना, वो कैसा महसूस हुआ। कमेंट बॉक्स में इसके बारे कुछ रिप्लाई कीजिए। हम फास्ट ज़्यादा चलते नहीं हैं, पीछे क्या किए हैं बताए हुए हैं, जिसके वजह से क्या हो जाते हैं, फास्ट निकल जाते हैं। घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बोलिएगा मास्टर साहेब, ये जो ना लगा के थर्मामीटर ने 12 से 20 तक के ये मीटर है, दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। ये दूरी तय करेगा कहाँ, प्रश्न संख्या 12 से 20 तक। बोलेगा विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, इस बोर्ड पर लिखा हुआ कंसेप्ट के द्वारा प्रश्न संख्या 12 से लेकर 20 तक खल्लास हो जाएगा। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 12 से 20 तक प्रश्न खल्लास। 12 से 20 तक प्रश्न क्या है, खल्लास। बोलेगा ऐसा बात है, नाम नहीं कहते किसी का नाम लेते हो, कहता ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। क्या आशिक, मौलिक बल। याद रखना ये मौलिक बल पर 12 से 20 तक एकदम क्लियर, क्लियर नहीं क्लियर, एकदम क्लियर लगेगा। क्या चीज सर बताए हैं, इसको इतने बोल देना कि तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे कि तुमको न भूल पाएंगे। और अगर मन थोड़ा बहुत कुनकुनाएगा ना तो इसको कह देना कि जानम समझा करो, जानम समझा करो। क्यों समझा करें, क्योंकि अगर जानूँ तो समझ जाएगी ना तो 12 से 20 तक प्रश्न लपटा जाएगा। क्या रेडी हैं? बोलेगा यस सर। तो देखा मौलिक बल 4 गो होता है। ये जो प्राकृतिक है दुनिया है इसमें 4 मौलिक बल है, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। कई मौलिक बल है? 4। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के बीच जो लगता है, विद्युत बल आवेशों के बीच जो लगता है, नाभिकीय बल तो परमाणु के नाभिक के अंदर जो बल लगता है। और नाभिकीय बल में एक आएगा दुर्बल नाभिकीय बल और एक आएगा प्रबल नाभिकीय बल। अब गौर से देखो मौलिक बल कै गो? 4। अरे मौलिक बल कितना? 4। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, दिमाग खोल के गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय में एगो दुर्बल के मतलब कमजोर, और एक प्रबल नाभिकीय बल। यही 4 नाभिकीय बल। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा नाभिकीय बलों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय। याद रखना सबसे कमजोर बल कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना सबसे कमजोर बल कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण। सबसे प्रबल कौन होता है? नाभिकीय बल। याद रखना परमाणु के नाभिक के अंदर लगने वाला बल को कौन बल कहते हैं? नाभिकीय। और नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग होता है। यही वजह है ना कि चार्जिंग के लिए जब चार्ज वस्तु होता है ना तो सुने होंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, प्रोटॉन का त्याग और ग्रहण नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में नाभिकीय बल से बंधा होता है और नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे स्ट्रांग बल है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत बल से बंधा हुआ है। और प्रोटॉन को तोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो नाभिकीय बल से बना हुआ है। घबराना नहीं, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तू समझ गया होगा। नाभिकीय बल जो है ना भैया, कौन बल? नाभिकीय बल। वो कई गुना होता है? याद रखना ये बात, 100 गुना होता है। किससे? विद्युत चुंबकीय बल से।
क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से कै गुना होता है? 100 गुना। और नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कै गुना होता है? 10 पर पावर 38 गुना। अब एकदम 30 सेकंड में जल्दी जल्दी दिमाग बोलेगा मौलिक बल कै प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। अरे मौलिक बल की संख्या कितना है? 4। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, ना विद्युत बल, ना और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। सबसे स्ट्रॉन्ग बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। ना परमाणु के नाभिक के अंदर लगने वाला बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कै गुना होता है? किससे? विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना। नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है? तो 10 पर पावर 38 गुना। अब इतना रुकिए ना, 12 से 20 तक हिलोरा मार के रख देगा। मन स्थिर करके इसको रिमेंबर कर लीजिए, मन में एक बार देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। मन है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, और नहीं मन है तो वीडियो को दौड़ाते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, देखो कैसा ये जमाना आ गया, पूरा आंसर दिखाई पड़ेगा। एक पहले अभी जो बताया रहा वीडियो थोड़ा सा रोक के देखना। क्या करना? रोक के देखना। प्राकृतिक में कितने मौलिक बल पाया जाता है? क्या उत्तर होगा? 4। बोलो, निम्न में कौन मौलिक बल सबसे शक्तिशाली है? शक्तिशाली वाला आदमी हो तो कौन नाभिकीय बल? प्रबल नाभिकीय बल। अरे ऐसे करके बोले थे ना, ये प्रबल नाभिकीय बल, इधर कौन था? दुर्बल नाभिकीय बल, और कौन है? विद्युत बल, और कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कम कौन है? कमजोर गुरुत्वाकर्षण। सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण। सबसे समझिए रहे, सबसे कमजोर मौलिक बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण। आराम से दिखते हो आंसर में। परमाणु के नाभिक के अंदर लगने वाला बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अगर एरा में रुका रुकी कहता है ना तो बड़ी मार मारेंगे, तुम लोग को बता रहे हैं। देखो मौलिक बलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे कम कौन है? देखो कौन बल? जीएफ है। जीएफ के मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल, ओकर बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? विद्युत बल। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत चुंबकीय बल ये है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और इधर है कौन? प्रबल नाभिकीय बल। इसका आंसर कौन होगा? डी। अरे गुरुत्वाकर्षण बल और से स्ट्रॉन्ग है विद्युत बल, उससे स्ट्रॉन्ग है दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? प्रबल नाभिकीय बल। अरे रे 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 भैया 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 हिनका देखो ना, हिनका। अरे हिन 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 देख लेना एकदम इधर देख ले, इधर देखो। सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे स्ट्रॉन्ग तो गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रॉन्ग, विद्युत चुंबकीय बल ओरा से स्ट्रॉन्ग, दुर्बल नाभिकीय बल उससे स्ट्रॉन्ग, प्रबल नाभिकीय बल। यही तो हम क्या कर रहे थे, बता रहे थे। सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल, ओरा से मजबूत विद्युत बल, विद्युत बल से मजबूत दुर्बल नाभिकीय बल, उससे मजबूत प्रबल नाभिकीय बल। हो गया। नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है? 10 पर पावर 38 गुना। नहीं अभी याद है। नाभिकीय बल स्थिर वैद्युत के बल से कितना गुना होता है? तो कै गुना? 100 गुना। घबराना मने वस्तुओं को रगड़े जाने पर आवेशों के हस्तांतरण के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है। क्यों नहीं उत्तरदायी होता है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्युत बल द्वारा बंधा होता है। नहीं, अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है चेला? नाभिक के अंदर न है। कौन किसके? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक बल के नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ नाभिकीय बल से बंधा होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ नाभिकीय बल से नहीं, इलेक्ट्रॉन तो विद्युत बल से। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में नाभिकीय बल के द्वारा बंधा होता है, नाभिकीय बल के द्वारा बंधा होता है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला विद्युत बल से बहुत अधिक होता है। ये बात सही है। कह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन बल से? नाभिक बल से। और इलेक्ट्रॉन किस से बंधा हुआ है बउआ? कौन बल से? विद्युत बल से। तो बोलो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाभिक बल की विद्युत बल? अरे नाभिक बल की विद्युत बल, विद्युत बल तो वही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नाभिकीय बल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के द्वारा बंधा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जो विद्युत बल से बंधा होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यही कारण है कि ये वाला आंसर सही होगा। समझ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ रहा है तो और अच्छा। आगे निम्न में कौन सा कथन सही है? देखो,
हर पदार्थ को से इलेक्ट्रॉन निकालने में सेम ऊर्जा नहीं लगेगा। अलग अलग पदार्थ, जैसे माना कि एगो लोहा है, देखो ना, एक लोहा है, तांबा है, कॉपर है, देखिए ना, लोहा, तांबा, कॉपर। अगर लोहा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में E1 एनर्जी लगा है, कॉपर से क्या लगा है E2, और तांबा से क्या लगा है E3, तो याद रखिएगा E1 बराबर E2 बराबर E3 नहीं होगा। तो वही कह रहा है अलग अलग पदार्थों से इलेक्ट्रॉन हटाने या निकालने में समान ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तो नहीं, गलत है। अलग अलग पदार्थ से अलग अलग ऊर्जा निकलेगा। अरे भैया, आप ही को आपका दोस्त के घर से बुलाना है, जैसे एक माना कि अंबानी के लड़का के आपको घूमने के लिए लेके जाना है, वो तुम्हारा क्लासमेट के, किसको आसानी से लेके जाइएगा? तो अंबानी वाला ही बुलावे में ज़्यादा भार पड़ेगा ना, Z+ सिक्योरिटी से होगा। अब बेचारा तुम्हारा क्लासमेट खाली मिस कॉल मारेगा, आवो ना, कहाँ, तो वह पहुँच जाएगा उतने में, एकदम समझ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता है, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा ना तो द्रव्यमान को प्रभावित कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा न चेला, तो द्रव्यमान को भी लेके जाएगा। आगे करे, अलग अलग पदार्थों से इलेक्ट्रॉन को हटाने या निकालने में भिन्न भिन्न मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होता है। सही बात ही है। आवेश को हस्तांतरण के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी होता है, गलत बात है। आवेश के हस्तांतरण में प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है, वो तो अलबलाहा न्यूट्रॉनवा जो बंधल रहता है नाभिकवा में। तो ये भी गलत है कि आवेश हस्तांतरण के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है, गलत बात है, उत्तरदायी होता है। अलग अलग पदार्थ से निकालने में इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऊर्जा होगा। इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता, ये गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण होगा तो द्रव्यमान भी तो जोरे जोरे जाएगा रे। अलग अलग पदार्थों को इलेक्ट्रॉन हटाने में अलग अलग मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होगा, समान मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगा। अब 2 सेकंड यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देखें, कैसा महसूस हुआ ना, तो अपन वाला फीलिंग ना कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी, यू कैन चो, आई एम गो।